ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, प्रोटीन्स। इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन सी है, ध्यान से समझिए। प्रोटीन है दो टाइप की। देखिए बेटा, एक है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रही है, और दूसरी है बेटा जो पेरिफेरी पे है, आप ये देख सकते हैं। इन दोनों की ही हम बात करेंगे, या ऐसे बात करते हैं कि इनके फंक्शन पे। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन्स फाउंड इन मेम्ब्रेन को हम अलग अलग कैसे बांट सकते हैं। सबसे पहले है चैनल प्रोटीन, ठीक है। चैनल प्रोटीन फॉर्म स्मॉल ओपनिंग्स फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू पास थ्रू और डिफ्यूज थ्रू, ठीक है। इधर देखो, इस डायग्राम में देखिए, ये जो पास थ्रू है इनमें से सब में से ये कर सकती है क्योंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन है। कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, वो इसके थ्रू जा सकता है और अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन एक चैनल प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूल का अंदर इनटेक करने के लिए। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल था, ये अंदर चला गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अंदर बेटा दो तरीके से जा सकता है, या तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है यहाँ पर ये एनर्जी यूज करके इसको जाने दे, या फिर विदाउट एनर्जी जाने दे, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन। बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन, अंदर कम कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूज हो जाएगी, कोई एटीपी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सॉल्ट है, ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम है, बाहर सोडियम कम है, तो नॉर्मली डिफ्यूज़न होना चाहिए ज़्यादा से कम की तरफ। लेकिन जब सेल को ज़्यादा ज़रूरत हो सोडियम की, तब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, एनर्जी यूज़ करती है, और एटीपी को लेके अगेंस्ट ग्रेडियंट, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ भी इसको प्रोपेल कर सकती है सोडियम को। नॉर्मली क्या होना चाहिए, सोडियम ज़्यादा यहाँ पर है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर कम है, तो सोडियम को बाहर डिफ्यूज हो जाना चाहिए क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर कम है, यहाँ ज़्यादा है। ये सिंपल रूल है डिफ्यूजन का, आपको पता है ना, ठीक है ना। होता क्या है लेकिन यहाँ पर सोडियम की मूवमेंट में क्या होता है, सोडियम की मूवमेंट में ये होगा बेटा कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है, फिर भी बाहर से अंदर मूव किया जा सकता है अगर ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करे, ये एटीपी यूज़ करे। तो ये थी चैनल प्रोटीन बेटा। चैनल प्रोटीन का मेन काम क्या है, फॉर्म स्मॉल ओपनिंग फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू पास थ्रू और डिफ्यूज थ्रू, ठीक है ना। तो ये एनर्जी के साथ अगर हो तो एक्टिव है, और एनर्जी के बिना हो तो पैसिव है। ये आगे मैं अभी बताने वाला हूँ। ये चैनल प्रोटीन है। दूसरी है बेटे कैरियर प्रोटीन। दीज हैव ए बाइंडिंग साइट और प्रोटीन सरफेस फॉर अ सर्टेन मॉलिक्यूल एंड पुल देम इनटू द सेल, ठीक है। ये क्या है कैरियर प्रोटीन, समझिए आप। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ एक डायग्राम। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये असर आप बना लेना, ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ऐसे समझ लो। ये बीच में एक इंटीग्रल प्रोटीन है। तो बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल एंटेरोसाइट का। एंटेरोसाइट, एंटेरो शब्द हमेशा किसके लिए आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और साइट आ रहा है सेल के लिए। ये है एंटेरोसाइट, ठीक है बेटे। अब होगा क्या, ध्यान से समझो। आपको पता है कि हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने कोई चपाती खाई या कुछ भी खाया, तो लास्ट में उससे ग्लूकोज बनता है डाइजेस्ट होकर, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, उसकी सेल है, और यहाँ पे बन गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज अंदर कैसे जाएगा, ये सेल कैसे इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी। ये आपको पता है कि जो भी फूड हम खाते हैं उसका ब्रेकडाउन यानी डाइजेशन होने के बाद सेल्स जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो उसको एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। उन्हीं में से एक न्यूट्रिएंट्स होता है ग्लूकोज। इसको कैसे एब्जॉर्ब करती है, ये सीधा डिफ्यूजन नहीं हो सकता है इसका। यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें सीधा डिफ्यूजन नहीं हो सकता ग्लूकोज का। उसके लिए क्या होगा, ग्लूकोज यूज करता है एक सोडियम बेस्ड को ट्रांसपोर्टर को, पोर्टर, ठीक है। होगा क्या बेटा, ध्यान से समझिए। पहले एक सोडियम का मॉलिक्यूल आएगा और वो इसको बाइंड करेगा, यहाँ पर ये बाइंड हो गया इसके साथ। जब सोडियम यहाँ पे आ जाता है तब ये ग्लूकोज को बाइंड कर सकता है, उससे पहले नहीं। तो पहले आया सोडियम और फिर आया ग्लूकोज को बाइंड किया, और एटीपी इसमें यूज होता है, और फिर ये अंदर से इन्होंने मूवमेंट करा दी सोडियम की। तो जो सोडियम यहाँ पे बाइंड हुआ था उसको अंदर भेज दिया, और साथ साथ क्या चला गया इसके साथ, ग्लूकोज चला गया। अब अंदर आके सबसे पहले सोडियम को रिलीज कर देते हैं, फिर ग्लूकोज रिलीज हो जाता है।
ठीक है, समझ में आया। तो सोडियम बेस्ड को ट्रांसपोर्टर, को मतलब दोनों। यहां पर आपने देखा कि ये एक प्रोटीन थी, चैनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। इससे पहले सोडियम बाइंड होता है यहाँ पे, और उसके बाद ये ग्लूकोज को बाइंड कर सकता है। फिर सोडियम अंदर जाएगा और ग्लूकोज साथ में जाएगा इधर, और फिर ये सोडियम को रिलीज करेगा, फिर ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अंदर चला जाता है एटीपी यूज करके, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एटीपी यूज हो रहा है। अब सेम यहां पर पढ़िए अब दोबारा से, दीज हैव अ बाइंडिंग साइट ऑन प्रोटीन सरफेस। बाइंडिंग साइट यहां पे किसके लिए? सोडियम के लिए। फॉर अ सर्टेन मॉलिक्यूल एंड पुल्स देम इनटू सेल, दीज आर स्पेसिफिक। ये याद रखना, ये स्पेसिफिक है। यहां पे सोडियम के साथ ग्लूकोज ही जाएगा, कभी पोटेशियम कैल्शियम नहीं जा सकता है, स्पेसिफिक है। ठीक है, दीज आर कैरियर प्रोटीन्स। आ गया बेटा समझ में? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स की। रिसेप्टर प्रोटीन्स यहां पर देखिए, ये रिसेप्टर मैंने बता रखे हैं आपको। रिसेप्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जब आप याद कीजिए, ऐसे ऐसे रिसेप्टर था सेल के ऊपर, और इंसुलिन आके इससे अटैच हुआ था। इंसुलिन जो भी एक अटैच होता है, इंसुलिन इस केस में है, बाकी कोई भी जो अटैच होता है वो लाइगेंड कहलाता है, ये रिसेप्टर कहलाता है। और ये दोनों मिला के क्या बना देते हैं बेटे? ये दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सेल को सिग्नल मिल जाता है। सेल को जब सिग्नल मिलता है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन ये सिग्नल अंदर जाता है, तो यहाँ पे सेल के अंदर वाली साइड भी कुछ प्रोटीन्स हैं। ये देखो, इसको ध्यान से देखो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये बना रखी है मैंने यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये सिग्नलिंग प्रोटीन है। देखिए क्या क्या काम होता है इनका, आप पहले समझ लीजिए ये भी। ठीक है, आप समझो। अब यहाँ पे लाइगेंड आया है, मान लो इंसुलिन आया था, पिछला वीडियो देखिएगा आप, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। इस सेल को क्या मिलेगा? ये हेपेटोसाइट या मसल सेल्स है, इसको क्या मिलेगा? सिग्नल। सिग्नल मिलते ही ये क्या करेगी? ग्लूकोज को अंदर लेना शुरू करेगी, अपने इंटेक शुरू करेगी, और ग्लूकोज को बाइंड करेगी आपस में जल्दी जल्दी, ताकि वो किस में कन्वर्ट कर सके? ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये काम करवाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइगेंड रिसेप्टर जब कॉम्प्लेक्स बना, तो वो जाके यहाँ पर इस प्रोटीन के पास गया, और ये प्रोटीन क्या करती है? दिस इज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। तो यहाँ पर इस प्रोटीन का ये भी काम है, एक प्रोटीन का। ठीक है बेटे, तो रिसेप्टर आपको मैंने क्लियर किया था पिछले वीडियो में, और इसमें भी मैंने बताया जो रिसीव करता है। ठीक है, दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक साइट्स टू लाइगेंड्स, यानी कि कोई वेरियस हॉर्मोन्स हो जो स्टिमुलेट करते हैं सेल को सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए। ये दोबारा से समझ लो जल्दी से। लाइगेंड आया, रिसेप्टर से अटैच हुआ, ये सेल को स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस देने में इसने सिग्नल किया है, इस वाली प्रोटीन ने भी, और फिर सेल रिस्पॉन्ड करेगी उसको। रिस्पॉन्ड इस सेल ने कैसे किया? जब लाइगेंड क्या था? इंसुलिन, तो इसने ग्लूकोज का इंटेक शुरू करके ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ग्लाइकोजन में, और ये ग्लूकोज ब्लड में हो गया कम, और डायबिटीज से हम बच गए। ठीक है, ये था रिसेप्टर बेटे। इसके अलावा और होता है सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन्स। बेटा ध्यान से समझिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेल को रिकॉग्नाइज करने में एज ए मार्कर इम्यून सेल्स को, तो वो होता है आइडेंटिफाई करने में सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन्स। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले इस पे, कि जैसे ही कोई मैक्रोफेज आएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला आपको बताया था, ये मैक्रोफेज आता है। मैक्रोफेज इसके ऊपर मार्कर देखता है और ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये तो मेरी खुद की सेल है, इसको ये छोड़ देगा, इसको नहीं मारेगा। कोई बैक्टीरिया मिलेगा तो उसको खा जाएगा, फैगोसाइटोसिस कर लेगा ये मैक्रोफेज। तो इस काम भी आते हैं। सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन्स होती हैं जो मार्कर की तरह काम करती है, जिससे पता लगता है कि हमारी खुद की सेल है, जिससे फैगोसाइटोसिस ना करे, इम्यून सेल हमारी खुद की सेल को ना मारे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, कि कई बार जो इम्यून सेल्स होती है उनकी ये एबिलिटी नष्ट हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसलिए वो इम्यून सेल्स क्या करती हैं? वो हमारी खुद की सेल को भी ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है एक, जैसे बीटा सेल्स है पैंक्रियाज की, अगर वो सेल्स, इम्यून सेल्स बीटा सेल्स को ख़त्म करेंगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा बेटा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये ग्लूकोज का इंटेक नहीं होगा, ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन यहाँ पर आके इसको सिग्नल देता है। ग्लूकोज फिर ब्लड में ही रहेगा और बीमारी हो जाएगी डायबिटीज़ मेलाइटस। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये बॉडी की इम्यून सेल्स को पता होना चाहिए कि ये हमारी सेल्स है या नहीं है, और ये पता किससे करते हैं? वो जो इनके ऊपर प्रेजेंट है प्रोटीन्स, उससे। ठीक है, क्लियर? आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है ना? एक बार में अगर समझ में आए तो दोबारा से देखिए।
अब है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। ये याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एटीपी खर्च होता है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है इसका मीडिएट करने में, कैटालिटिक एक्टिविटी करने में कौन होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल एटीपीएजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस। एटीपीएजेस, ट्रांसफरेजेस जो ट्रांसफ़र करे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, कोई पर्टिकुलर ग्रुप जैसे एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया, कार्बोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया, ऐसे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो एंजाइम ट्रांसफ़र करता है वो ट्रांसफरेजिस कहलाता है। हाइड्रोलेजिस, लेजिस का मतलब होता है लाइटिक, ब्रेक डाउन करना। हाइड्रो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो प्रेजेंस ऑफ वाटर किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा वो हाइड्रोलेजिस में आते हैं। ये एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए, प्रोटीन्स और किस में मिलती है? प्रोटीन्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में बेटे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, ये आगे आएगा चैप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या चेन होती है सिस्टम। ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और ये हमारी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इन द प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी मिलता है। ये प्रोटीन के बने होते हैं बेटा और इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करना। बस अभी इतना समझ लीजिए, चाहे वो रेस्पिरेशन हो जिससे एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो जिससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, ये दोनों बिना इसके नहीं हो सकते, ईटीएस के। और ईटीएस क्या है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है कुछ प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, वो है। ये आगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ये प्रोटीन के बारे में डिस्कशन था। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं बेटे कि ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ट्रांसपोर्ट कैसे करती है एक सेल मेम्ब्रेन। दो तरीके का ट्रांसपोर्ट है बेटा। एक है नॉन मीडिएटेड, जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई प्रोटीन, कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। ये वाला क्या करेगा? नॉन मीडिएटेड। इसको समझिए, यहाँ पर बाहर मॉलिक्यूल आएंगे और सिंपल इसके थ्रू डिफ्यूज हो जाएंगे पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आया जैसे O2, सपोज कीजिए ये आया, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ गया। इसको कोई प्रोटीन नहीं चाहिए, इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन O2 की ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म में कम है, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। ये किसका होता है? ये होता है नॉन मीडिएटेड, उसका जिस पे कोई चार्ज ना, जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे CO2 O2, ये सिंपली आ जा सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं और विद नो चार्ज होते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन ध्यान से समझिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा सकते हैं, ये नॉन मीडिएटेड है, कोई प्रोटीन नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। वाटर जा सकता है क्या? वाटर नहीं जा सकता, चार्ज है, देखिए O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये चार्ज्ड पार्टिकल होता है, पोलर होता है, एक पोल इधर है नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का, ये नहीं जा सकता। वाटर के लिए स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ऐसा सेम स्ट्रक्चर ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है एक्वापोरिन का। किसका? एक्वापोरिन का। ये रहा एक्वापोरिन। ये जो एक्वापोरिन का स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही होता है और इसके थ्रू वाटर मूव कर सकता है, ठीक है बेटे, ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो वाटर नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इसके लिए स्पेशल चैनल प्रोटीन है एक्वापोरिन, ठीक है। अब हम ये जो है ना, ये प्रोटीन हो गई, तो ये नॉन मीडिएटेड नहीं रहा। वाटर का मूवमेंट मीडिएटेड से होगा फिर, ये याद रखना, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा था यहाँ पे नॉन मीडिएटेड में कि ये पोलर है, ये नहीं जा सकता। स्मॉल और नॉन पोलर डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नॉन मीडिएटेड जब डिफ्यूज होगा ना बेटा, ये हमेशा याद रखना, ये फॉलो करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। मतलब CO2 O2 ये दोनों तभी जा सकते हैं जब यहाँ पर क्या होगा, CO2 अंदर ज़्यादा बाहर कम, कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा बाहर कम, तो अंदर से बाहर चली गई, ठीक है। या फिर ये वाली O2 बाहर ज़्यादा अंदर कम, बाहर से अंदर आए, ठीक है बेटे। और मीडिएटेड वो होता है बेटा जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। जैसे पैसिव सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड ऑस्मोसिस, इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती। मीडिएटेड वो है जिसमें प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, किसी मीडिएशन के थ्रू हो रहा है, वो है मीडिएटेड। पैसिव जिसमें एनर्जी यूज़ ना हो, एक्टिव जिसमें एनर्जी यूज़ हो, ATP यूज़ हो। ये सारा चैप्टर हम ट्रांसपोर्ट में दोबारा पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, तो अभी बस इतना समझिए, ठीक है ना। मीडिएटेड जिसमें प्रोटीन यूज़ हो रही है एज ए चैनल, वो होते हैं पैसिव।
जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, एक्टिव जिसमें होती है। ठीक है बेटे।